बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ लॉन्ग एज अ शार्ट दोनों में आता है, कुछ बोर्ड्स में एज अ लॉन्ग आता है और इसके अलावा शार्ट में भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझना आपने। तो हम आज क्या क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से आया ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 2 हम ये सीखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, इसका फार्मूला सीखेंगे, एक रियल लाइफ से एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद इस टॉपिक से जुड़े जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आपके शार्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तमाम पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आप आसानी से हर तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़ा सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ये बात करते हैं ये कहाँ से आई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक शक्ल है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें ये बताता है हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? हम एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हम एनर्जी को वर्क में चेंज कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब यही स्टेटमेंट जो यही चीज़ आपको बताता है ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। पहले मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाता हूँ, उसके बाद फिर इसकी स्टेटमेंट पे लेके आऊँगा और उसके मैथमेटिकल फार्मूले पर लेके आऊँगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है और इस वक्त ये इसके इनिशियल पोजीशन पे ये पिस्टन पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने ये गैस रखी हुई है, आइडियल गैस मान लीजिए इसको, ठीक है। ओके, ये सिस्टम है। अब क्योंकि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ पर हमने ये बताना है भाई आपने जो एनर्जी सिस्टम को दी है वो कहाँ जाती है, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही, किस किस फॉर्म में चेंज होती है, बेसिकली यही आपने बताना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम ये बताएंगे कि भाई इस सिस्टम को हमने हीट एनर्जी दी, क्यों हीट एनर्जी हमने इस सिस्टम में इंटर की। ठीक है, ये वो एनर्जी जो हमने सिस्टम को दी। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल से, और दूसरा काम ये होता है कि ये सिस्टम का जो पिस्टन है वो यहाँ से इसको ऊपर मूव कर देता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और कुछ एनर्जी जो है वो वर्क की सूरत में चली जाती है। तो एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, दो फॉर्म में चेंज हुई है, किसकी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा इधर वर्क करने में। एनर्जी वर्क में तो चेंज हो सकती है ना, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया अपने माइंड में रख के लेके चलना कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि जो एनर्जी आप सिस्टम को देते हो वो वेस्ट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इन्हांस करने में लग जाती है और उसका कुछ हिस्सा वर्क डन बाय द सिस्टम में चला जाता है। ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हीट दो ही तो काम करती है, या टेम्परेचर बढ़ाएगी मतलब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, और नंबर 2 वर्क करेगी। राइट, चलिए आप इसको डिटेल से सीखते हैं। आपने इस सिस्टम को हीट दी, हीट एनर्जी है, इसके अंदर जो भी एक हमारा सिस्टम है उसके पार्टिकल्स हैं वो इसकी हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। मान लीजिए गैस है, ठीक है। अब वो ये पार्टिकल उसको हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, जब उनको एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी अगर वो पहले स्लोली ऐसे 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 मूव कर रहे थे ना रैंडमली गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो अब क्या होगा, उनकी जो एनर्जी है एब्जॉर्ब करने से उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब वो तेज़ी से मूव करेंगे ऐसे 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 ऐसे, उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। कैसे? हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल से जुड़ी काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज उन सब का जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है ना। तो अब अगर इसको हीट देने से इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अंडरस्टूड सी बात है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी इजाफा होगा, इंक्रीज आएगा। तो जो आप हीट दोगे वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। नंबर 2, अब जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल जो है वो जोर जोर से इसके पिस्टन की दीवार के साथ टकराएंगे, तो इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, ये पिस्टन यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखो, आप जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब है यहाँ पर वर्क हो गया। तो वही तो काम हुआ, यहाँ पर पिस्टन इस पोजीशन पर था, इसके ऊपर फोर्स लगी, वो यहाँ से डिस्प्लेस करके इस नई पोजीशन पर आ गया, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। तो इस सूरत में क्या हुआ, यहाँ पर वर्क डन हुआ। तो जो आपने हीट एनर्जी दी थी
उसने क्या किया, उसका कुछ हिस्सा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इन्हांस होने में लग गया और बाकी कुछ हिस्सा जो है वो बचा हुआ वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि उसने यहाँ से यहाँ तक पिस्टन को मूव करने में वर्क कर दिया। ओके, अच्छा अब आप आ जाइए इसकी स्टेटमेंट पर। इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर वन हीट क्यू इज एडेड टू द सिस्टम, जब आप हीट क्यू सिस्टम में ऐड करेंगे, दिस एनर्जी अपीयर एज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू stored in the system plus work done W by the system on its surrounding। अब ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि जब आप किसी भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सिस्टम को हीट एनर्जी देते हो क्यों, वो हीट एनर्जी क्या करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी डेल्टा यू, उसमें चेंज लेकर आएगी डेल्टा यू, और वर्क करेगी W वर्क करेगी। फिर से देख लो, इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर व्हेन हीट क्यू इज एडेड टू द सिस्टम, जब आप सिस्टम में क्यू हीट ऐड करोगे, दिस एनर्जी, ये जो आपने ऐड की, दिस एनर्जी अपीयर्स, वो एनर्जी जाहिर होती है एज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, वो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज की सूरत में जाहिर होगी, ठीक है, जो कि स्टोर हो जाती है इन द सिस्टम, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और प्लस क्या होगा, वर्क होगा, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे एक्सपेंड किया। तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जब सिस्टम एक्सपेंड करता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ऑन द सराउंडिंग होता है, ठीक है। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है आपने बच्चों उसी से इसको याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को, और ये जो स्टेटमेंट नीचे वाली है ये आपकी बुक में लिखी हुई है, इससे आप अगर तैयार करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकती है या प्रॉपर कंसेप्ट लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब इसी को मैथमेटिकली आप लिखेंगे तो देखो, जो आपने यहाँ पर हीट एनर्जी दी है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के लिए हम यू से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, और वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तीनों चीज़ों का आपको पता चल गया। अब आपने जो हीट एनर्जी दी है वो क्यू है, वो आपने लिखा भी क्यू हीट एनर्जी है, वो किधर गई, वो दो कामों में गई। एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया, ठीक है, पहले मान लीजिए उसकी इंटरनल एनर्जी थी U1, आपने हीट एनर्जी दी, अब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, उसकी एनर्जी क्या होगी जी, U2 होगी। अब चेंज कितना आया, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल सिचुएशन माइनस इनिशियल सिचुएशन, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 है माइनस इनिशियल एनर्जी U1 है, माइनस करेंगे तो डेल्टा यू, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। तो सो क्यू इज इक्वल टू क्या है जी, डेल्टा यू प्लस जो इसने वर्क डन कर दिया है वो डब्ल्यू, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट लॉ है वो आपको मैंने बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि हीट आपने जो एनर्जी दी है वो वेस्ट नहीं हुई, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल एनर्जी में चला गया, उसको बढ़ाने में, इंक्रीज करने में, और कुछ हिस्सा वर्क डन बाय द सिस्टम में चला गया। ओके, इस तरह से आपके पास रहा। अब डेल्टा यू की जगह पे आप ये रिप्लेस कर सकते हैं, U2 माइनस U1 मैंने आपको बताया। तो ये है जी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसकी जो स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है वो क्या बताती है उसको देख लेते हैं एक नज़र। आप चाहें तो उसको लिखें, चाहें तो यही लिखें, एक ही बात है। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ आपको क्या सिखाता है, एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा, पोजेसेस अ स्टेट वेरिएबल U, उसके अंदर एक स्टेट वेरिएबल पाया जाता है U, जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर एक स्टेट वेरिएबल पाया जाता है जिसको हम U से डिनोट करते हैं और उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब इसका बात का क्या मतलब है, देखो बच्चों, आप सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाने से उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें इंक्रीज आ जाता है, और इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आने से सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आ जाती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी। अब ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये तो स्टेट वेरिएबल हैं, इनके चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, और इंटरनल एनर्जी के चेंज होने से सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। तो हम इंटरनल एनर्जी को भी एज अ स्टेट वेरिएबल लेंगे। ओके, तो ये बता रहा है कि भाई हर जो आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो एक स्टेट वेरिएबल होगा जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और उसको इंटरनल एनर्जी का नाम देंगे। ओके, अच्छा जी। अब बच्चों, इसकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ कन्वेंशन है वो आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। याद रखो भाई, अगर सिस्टम में आप हीट ऐड कर रहे हैं, हीट इज़ एडिंग, तो वो हीट को आप प्लस क्यू से शो करेंगे, ठीक है। अगर सिस्टम से आप हीट को रिमूव कर रहे हैं, सिस्टम से हीट निकल रही है, तो याद रखो उसको आप माइनस क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह से अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, यानी आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप इसको ऊपर से पुश कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, जिसको हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या मानते हैं? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? मान लो ये इसका वॉल्यूम कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो रिड्यूस कैसे होगा भाई? आप इसको ऊपर से, ये सराउंडिंग इसको बाहर से पुश करेगी तो तभी तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा ना। इसीलिए तो हम कहते हैं ये वर्क डन क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग वर्क कर रही है, हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। तो याद रख लो, जब भी हमारे पास सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा, हम करें या सराउंडिंग करें, वो क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर सिस्टम एक्सपेंड करे, जैसे यहाँ पे सिस्टम एक्सपेंड किया है, तो ये सिस्टम ने वर्क किया है, हमने वर्क नहीं किया, सिस्टम ने वर्क किया। किस पर किया? सराउंडिंग के ऊपर किया। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, हमने कुछ नहीं किया, वो सिस्टम ने खुद वर्क किया, वो एक्सपेंड हुआ। तो जब जब इसका जो वॉल्यूम है बढ़ता है, एक्सपेंशन होती है सिस्टम की, तो वहां पर क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और वर्क डन बाय द सिस्टम को हम प्लस क्यू से डिनोट करते हैं। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, तो याद रखो, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है तो वहां पर हम उस इंटरनल एनर्जी को प्लस यू से डिनोट करते हैं। और अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आए तो हम उसको माइनस डेल्टा यू से डिनोट करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जरा देखो, इसको हम मजीद समझते हैं। एक तो हमने ये देख लिया इसको कि हमने हीट सिस्टम से इस सिस्टम में इंटर की है, ठीक है, और उससे क्या हुआ? इसका वॉल्यूम एक्सपेंड किया और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हम सिस्टम से हीट ले लें। ठीक है, बजाय सिस्टम को हीट देने के हम सिस्टम से हीट जो है वो ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे। ये हीट हमने सिस्टम से ले ली, इसको फिर किससे डिनोट करोगे आप? माइनस क्यू से डिनोट करोगे। ठीक है, जब आपने सिस्टम से हीट ले ली तो सिस्टम से हीट लेने से क्या होगा? इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि देखो, जब हमने सिस्टम को हीट दी थी ना, उससे उसके पार्टिकल जो हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई थी। अगर सिस्टम से हीट ले लेंगे तो वो एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो उसकी क्या हो जाएगी? माइनस डेल्टा यू। इसमें जो चेंज आया ना, कमी आई है ना इंटरनल एनर्जी में, तो माइनस यू हो गया। ठीक है, तो जब इसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आ गई तो ये जो इनके जो पार्टिकल थे जिन्होंने ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगा के इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश किया हुआ था, अब उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो ये पिस्टन वापस ऐसे नीचे की तरफ आएगा। अब ये ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आएगा ऐसे। तो अब क्या हो रहा है? ओवरऑल सिस्टम का वॉल्यूम कम हो रहा है, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब क्या हुआ? ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? माइनस डब्ल्यू होगा। तो उस सूरत में जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कैसे होगा? बिल्कुल उसी तरह से यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर Q था तो लिखेंगे माइनस Q इज इक्वल टू, आपके पास क्या है? डेल्टा U, तो क्योंकि एनर्जी में डिक्रीज है, माइनस डेल्टा U। ठीक है, और इसी तरह से जो यहां पर क्या है? ये वर्क है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, तो वो क्या होगा? माइनस W। तो ये भी आपको याद रखना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, यहां पर सिंपल है। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास? वो क्या था? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। क्यों? ये पॉजिटिव क्यों था? हमने सिस्टम में हीट इंटर की थी तो पॉजिटिव था। ये पॉजिटिव डेल्टा U क्यों था? क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा था तो प्लस था। ये W पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम था, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा था, तो ये पॉजिटिव 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 थे। तो इसका दूसरी फॉर्म जो वो भी मैंने आपको बता दी, माइनस Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U माइनस W। अगर आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो मैथमेटिकल रिलेशन आपको वही मिल जाता है जो कि आपके पास फर्स्ट है ये। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव Q पॉजिटिव डेल्टा U पॉजिटिव वर्क मिल जाएगा, तो वही चीज़ मिल जाएगी आपके पास। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम इसकी रियल लाइफ से एक एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम सिस्टम में हीट इंटर नहीं करेंगे, सिस्टम पे वर्क करेंगे और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज ला के दिखाएंगे। ठीक है, ये आपके पास एक पंप है, एयर पंप, जिससे बाइक में या उसके साइकिल के टायर के अंदर आप हवा भरते हैं। ठीक है, ये उसका पाइप आ रहा है, इसकी जो आउटलेट है वहाँ पर हमने एक लगाया हुआ थर्मोकपल। वो क्या करता है? वो जी टेम्परेचर को मेजर करता है। टेम्परेचर को मेजर क्यों करना है? हमने इसके अंदर जो हवा भरी हुई है, जो गैस है, उसकी इंटरनल एनर्जी को अगर चेक करने के उसमें चेंज आया तो वो टेम्परेचर से ही हमें पता चलेगा।
टेम्परेचर में चेंज आया तो मतलब ये कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। अब क्या करोगे जी, आप यहाँ से ऐसे हवा आप भरते हो, इसका आउटलेट पे आपने ये लगाया हुआ थर्मोकपल बंद करके, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऐसे इसको ऊपर से पुश किया तो इसके अंदर जो मौजूद एयर थी, ठीक है, आपने उसके ऊपर वर्क किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। उससे क्या होगा, इसके अंदर ये जो गैस है, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएगी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज आया तो हम समझ जाएंगे कि इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें इंक्रीज आ चुका है। और वो कैसे इंक्रीज आया, वो हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, इसकी वजह से सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसमें इंक्रीज आ गया। ओके, तो बच्चों ये हम इसकी रियल लाइफ से एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बस इतना ही इसको देखना है कि थर्मोकपल हमारे पास वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे डिस्कस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बच्चों ये चीज़ें सारी हमने डिस्कस कर ली। अब कुछ और पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है जी, पहला पॉइंट ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, ये जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, या उसका जो फार्मूला है वो कौन से 3 आइडियाज़ को एक ही फार्मूले के अंदर एक्सप्लेन करता है। तो वो 3 आइडियाज़ ये हैं। नंबर 1 पे हम ये कहेंगे, बल्कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारा टॉपिक में स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये लॉ एक्सप्लेन करता है। अभी हमने सीखा कि जितनी भी आपने हीट एनर्जी दी है ना, वो वेस्ट नहीं हुई, ना वो बनाई क्रिएट की हमने, ना हमने उसको वेस्ट किया, बल्कि वो क्या की, वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में चेंज हुई, उसमें इंक्रीज आया और प्लस उसने क्या किया, वर्क किया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो पॉइंट है ना वो एक्सप्लेन करता है ये पहला, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पे हम ये कर लेते हैं, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब है कि हीट इज एनर्जी इन फ्लो, ठीक है। तो यहां पर देखो हीट क्या है, वो एनर्जी जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करती हुई जा रही है। और दूसरे ऑप्शन में क्या था कि हीट एनर्जी वो जो कि अब इस वक्त अगर इसके हम ऐसा करते हैं, नीचे जो टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हैं, तो वो हीट इसमें से निकल के नीचे की तरफ आएगी, ये सिस्टम से बाहर आ जाएगी, क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है जो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही फ्लो करती रहती है जब तक उनका टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है, तो हम कहते हैं ये वो एनर्जी है जो हमेशा फ्लो करती रहती है। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं जी, ये हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट वेरिएबल। अभी मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था कि यहाँ पे हर सिस्टम के अंदर एक स्टेट वेरिएबल पाया जाता है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और इंटरनल एनर्जी के चेंज होने से सिस्टम की स्टेट चेंज होती है। तो हम एज अ स्टेट वेरिएबल हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। 3 आइडियाज़ हमें यहाँ से मिले। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट वेरिएबल, के सिस्टम के अंदर एक स्टेट वेरिएबल इंटरनल एनर्जी पाया जाता है। नंबर 2 क्या कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नंबर 3, हीट एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी ऐसी एनर्जी है जो हमेशा फ्लो करती रहती है। तो ये 3 आइडियाज इस सिंगल फार्मूले के अंदर हमें, या इस सिंगल कॉन्सेप्ट के अंदर हमें मिलते हैं। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को तो आप पढ़ चुके हैं ना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल से जुड़ी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ना, वो हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आपने बताना है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो आपने ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इसी फार्मूले से आपने इसकी डेफिनेशन बना लेनी है बहुत आसानी से। देखो ये फार्मूला क्या बताता है कि भाई टोटल जो हीट एनर्जी आपने इन की वो इक्वल है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब ये वो हीट है जो आपने इन की है, इसके अंदर इन हुई सिस्टम में, और W क्या है, वो हीट एनर्जी जो हीट एनर्जी जो एज अ वर्क आउट हुई, तो ये इन हुई है और ये वाली एनर्जी आउट हुई है। डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज, जिसको हमने डिफाइन करना है। तो अगर आप इसको इधर ले आओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू, मैंने यहाँ लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इसी से स्टेटमेंट बन जाएगी आपकी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, ये वो हीट एनर्जी जो आपने इन की है माइनस वो हीट एनर्जी जो आउट हुई एज अ वर्क, इसको हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू, अब यहां से प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट, इज इक्वल टू द एनर्जी flowing in as a heat minus energy flowing out as a work।
द एनर्जी फ्लोइंग इन एज अ हीट माइनस एनर्जी फ्लोइंग आउट एज अ वर्क। तो देख लो इंटरनल एनर्जी क्या है, एनर्जी फ्लोइंग इन एज अ हीट माइनस एनर्जी फ्लोइंग आउट एज अ वर्क। तो आप इसी से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं आपको तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज का क्या मतलब है या चेंज का क्या मतलब है कि भाई एक सिस्टम है, उसके पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद हैं, उनको सम करके हमें एक टोटल एनर्जी मिलती है। वो उसकी इनिशियल स्टेट है, मान लीजिए इनिशियल स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी है U1, आपने इसको हीट दे दी या उससे हीट ले ली, इससे क्या होगा, उनकी वेलोसिटीज़ कम या ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जीज़ में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने हीट ऐड की है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जो नई इंटरनल एनर्जी है उसको आप U2 से डिनोट करेंगे। चेंज कैसे निकालते हैं, हमेशा फाइनल सिचुएशन माइनस इनिशियल सिचुएशन। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कैसे निकलेगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1, माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा यू मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ओके, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके अलावा इसके मतलब आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। इट इज़ द एनर्जी रिटेन्ड बाय द सिस्टम, ये वो एनर्जी होती है जो सिस्टम रिटेन करता है। कैसे, हमने हीट एनर्जी दी थी ना यहाँ से इससे पहले केस में, अभी तो हमने खैर इसमें से हीट एनर्जी निकाली है, चलिए हम उसी तरह लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमने दोबारा से इस सिस्टम को हीट एनर्जी जो है वो दे दी, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं हम, ओके, इसको हीट एनर्जी हमने दे दी, ओके। अब जो हीट एनर्जी आपने दी है उसका कुछ हिस्सा जो है वो वर्क में चला गया, वो समझे एक तरह से इस वर्क करने में इस्तेमाल हो गया, खर्च हो गया। अब सिस्टम के पास क्या आया, डेल्टा यू, जो इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया ना, ये वो हीट एनर्जी थी जो कि इसने रिटेन की, बाकी जो थी वो वर्क में खर्च हो गई। तो हमारे पास डेल्टा यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो हीट एनर्जी होती है जो सिस्टम ने दी गई हीट में से बचा के रख ली, बाकी तो वर्क में खर्च कर दी। अब ये वर्क वाली तो खर्च हो गई, जो बची वो कौन सी है, इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसीलिए कहते हैं कि इट इज एनर्जी रिटेन्ड बाय द सिस्टम, ये वो एनर्जी है जो सिस्टम रिटेन करता है। बात समझ गए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इज रिटेन्ड बाय द सिस्टम, इज बेसिकली द एनर्जी रिटेन्ड बाय द सिस्टम। तो हम यूँ बताएंगे कि आपने जो इसको हीट एनर्जी दी है उसका कुछ हिस्सा तो वर्क में चला गया, वो तो खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अदर फॉर्म में चेंज हो गया वर्क में। और जो इस सिस्टम ने बचा के रखा वो क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू। तो इसलिए कहते हैं कि डेल्टा यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सिस्टम ने रिटेन कर ली, अपने पास बचा ली, बाकी उसने खर्च कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओके, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है कि भाई इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी, इन बिटवीन जो मर्जी चेंज आता रहे उस पर डिपेंड नहीं करती। अगर इनिशियली आप एक लेके चलें कोई एक पार्टिकुलर उसकी है इंटरनल एनर्जी, अब आप उससे कुछ चेंजिंग लाते हो, बढ़ाओ कम करो कुछ भी हो, दोबारा आप नई पोजीशन पे आए, अगर उतनी ही इंटरनल एनर्जी है जितनी की पहले थी, इनिशियल पॉइंट पे जितनी थी उतनी फाइनल पॉइंट पर भी है, तो फिर कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इन बिटवीन आप बढ़ाओ या कम करो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। जैसे एक डिस्प्लेसमेंट है ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, मैं यहाँ से पूरा चक्कर काट के आता हूँ और काट के वापस वहीं पे आ जाता हूँ इधर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। मैं जहाँ इनिशियल पोजीशन पर था फाइनली भी उसी पोजीशन के ऊपर हूँ। अब ये जो है वो बेशक कितना मर्जी डिस्प्लेसमेंट कवर डिस्टेंस कवर करके आ जाऊँ, मैटर नहीं करता, मैं जिस पॉइंट पर था मैं अभी भी उसी पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ, तो मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, इन बिटवीन डिपेंड नहीं करती। ओके, अच्छा जी। उसके बाद तीसरा और बड़ा अहम पॉइंट क्या है जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। एक साइक्लिक प्रोसेस की जो इंटरनल एनर्जी होती है ना वो जीरो होती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करें वाई साइक्लिक प्रोसेस हैव जीरो इंटरनल एनर्जी। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं कि जो एक स्टेट में लेट्स सपोज इनिशियल स्टेट इनकी ये है, उसके बाद सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस आने के बाद दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाते हैं या उसी स्टेट में आ जाते हैं जिस स्टेट पर वो पहले थे। तो इनकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती हैं, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज इस सूरत में नहीं होगा। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो हम जीरो लिखेंगे उसको, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। फिर से सुनो, साइक्लिक प्रोसेस वो होते हैं जो एक सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरने के बाद दोबारा उसी इनिशियल स्टेट पर आ जाते हैं, यानी इनकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक जैसी होती हैं। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो यू बी माइनस यू ए फाइनल और माइनस इनिशियल कर लें या बी माइनस ए कर लें, आपके पास क्या हो जाएगा जी 0 होगा। अब इसी को आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ लेके चलना है कि फिर क्या होगा, इसके मुताबिक हमारा जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसा होगा। देखो अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना वो ये है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। अब क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज एक जैसी होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, तो डेल्टा यू की जगह क्या कर दोगे 0 कर दोगे। 0 इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को माइनस हो रहा है, इधर जगह प्लस कर लो। यहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क, यानी आप जितनी सिस्टम को हीट देंगे उतना वो आपको वर्क करके दे देगा। जितनी आप सिस्टम को हीट दोगे उतना ही वो आपको वर्क करके दे देगा। यानी जितनी भी आपको हीट दी थी, ऑल द हीट इज यूज इन डूइंग वर्क, जितनी भी हीट दी वो सारी की सारी इस्तेमाल हो जाएगी वर्क डन करने में। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में ना इंक्रीज आएगा ना डिक्रीज आएगा इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास साइक्लिक प्रोसेस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, आपके पास ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हाउ कैन वी से दैट द इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी रिटेन्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इंटरनल एनर्जी का वैसे शार्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। 3 आइडियाज जो सिंगल फार्मूले में एक्सप्लेन किए रहते हैं वो आपसे बन के आ सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक रिवर्स प्रोसेस बताया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आ सकता है कि जब हीट सिस्टम से निकलेगी, ठीक है, तो फिर हमारे पास कैसा होगा थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, माइनस क्यू माइनस डेल्टा यू माइनस वर्क। तो हर तरह का क्वेश्चन जो है वो अब आप सॉल्व करने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी पॉइंट मुश्किल लगा है या कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।